बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो उसकी बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में उसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोण की अभिक्रिया कहलाती है। दोज रिएक्शन इन विच rate of reaction do not depend the concentration of the reactant, it is called zero order reaction। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में व्यंजक इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बेटा डेरिवेशन। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। लेट इक्वेशन बेटा क्या होती है, ए और यहाँ पर बी। ए बेटा है आपका रिएक्टेंट है एंड पी है प्रोडक्ट आपका। क्लियर, ए रिएक्टेंट एंड पी प्रोडक्ट। ए इसको बोलते हैं अभिकारक और ये होता है पी आपका होता है बेटा उत्पाद होता है। क्लियर। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा जब T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 होगा तो इसकी कंसंट्रेशन, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन A थी पहले, A, और जब T इक्वल टू 0 समय 0 बेटा होता है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा 0। मीन्स जब किसी भी रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं और उसका टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट भी 0 बनेगा। तो मीन्स कह सकते हैं कंसंट्रेशन ए इसकी पहले ए है और जब समय टी हुआ है, टी इक्वल टू 0 है, तो प्रोडक्ट बेटा इसका कितना होगा 0 बनेगा। इसी तरह से बेटा आगे बात करें, अगर हमें टी इक्वल टू टी, मीन्स कह सकते हैं बेटा आफ्टर टी टाइम्स, टी समय के बाद कुछ समय हुआ, टी समय के बाद इसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजमेंट होगा। जब बेटा टी समय के बाद अगर एक्स प्रोडक्ट एक्स बन रहा है तो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगी उसमें से ए माइनस एक्स। दैट मीन्स जब कोई भी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर 0 से x हुई है, यहाँ पर उतनी ही कंसंट्रेशन यहाँ से कम हो जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर टी टाइम्स क्या होता है, a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओनली x। क्लियर बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते इसमें से द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इसमें से डेरिवेशन प्रूव करना है। द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा इसके रिगार्डिंग क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या होता है, जो रेट होता है यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डिपेंड करता है, A। कितना बेटा A है यहाँ पर। इसकी जगह पे A की प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं A माइनस एक्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन डेफिनेशन, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जब नहीं करता है बेटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर सकते हैं, कोई इनमें से कोई एक लेंगे 0। अब देखिए बेटा किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती तो वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखिए बेटा जो 1 हो जाती है, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसके लिए R इक्वल टू, यहाँ करते हैं अगर इक्वल टू, यहाँ बेटा हो जाएगा यहाँ पर आकर K, R इक्वल टू K हो जाएगा बेटा। क्लियर। ये तो बेटा था आपका
द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। अब देखते हैं काइनेटिक नियम के अनुसार क्या होता है। बेटा काइनेटिक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब काइनेटिक नियम के अनुसार देखते हैं कि जो R है, रेट है, वो किसमें से dx अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt हो जाता है। इस इक्वेशन को बेटा फर्स्ट इक्वेशन माना गया और इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पर काइनेटिक नियम के अनुसार या बलगति नियम के अनुसार यहाँ पर है द्रव्यनुपाती क्रिया के अनुसार R=K, यहाँ पर R=dx अपॉन dt। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। यहाँ कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या रखी है, R की वैल्यू यहाँ dx अपॉन dt है। इस इक्वेशन में हम रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन ये dt इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका k, ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू k बेटा हो जाता है। अब देखिए जो इक्वेशन ये मिली हुई है आपके dx अपॉन dt इक्वल टू k, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सही करते हैं। और सही क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर dx करेंगे इक्वल टू k वैल्यू यहाँ होगी एंड dt, ये इक्वेशन मिलती है बेटा आकर के। ठीक बेटा, आप देखिए जो इक्वेशन मिली हुई अगर dx इक्वल टू k इंटू dt, इस इक्वेशन का हम समाकलन कर लेते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन करते हैं। इस इक्वेशन का समाकलन करने पर यहाँ लिखते हैं समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बेटा करने पर। ठीक है, अब जब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर साइन लगेगा dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, k अपॉन ये dt। बेटा इस तरह से वैल्यू लग जाएगी अगर की आपकी, यहाँ क्या हो जाएगा dx इक्वल टू k और ये dt हो जाता है। अब देखिए बेटा dx इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन किया जाता है। बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या आती है, ये बेटा जो डायरेक्ट फॉर्मूले को होता है, ये यहाँ हो जाएगा आपका x हो जाता है इक्वल टू ये k लगा हुआ है आपका कांस्टेंट एंड इनटू t और प्लस c, इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा इसी एक फॉर्मूला एक इक्वेशन बनकर तैयार होती है। बेटा जो इक्वेशन बनकर तैयार होती है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी इक्वेशन बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये बेटा होती है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने नंबर दिया हुआ बेटा थर्ड। This equation is the integrated rate equation। बेटा ये इक्वेशन होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। अब देखिए बेटा इसमें से x इक्वल टू k t प्लस c, इस इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू बेटा 0 रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू प्रोडक्ट कितना बनता है 0। तो यहाँ पर बेटा हम रखेंगे t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। x की वैल्यू उसमें 0 थी क्योंकि जब रिएक्शन में टाइम 0 था तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। अब देखो बेटा t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू k इंटू 0 और प्लस c इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर से बेटा c की वैल्यू फाइंड करें तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ से मिली हमको, c इक्वल टू 0 मींस c की वैल्यू यहाँ से मिली हुई है। अब बेटा इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें, वैल्यू ऑफ c पुट ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ c पुट इक्वेशन नंबर थर्ड। c के मान को
C के मान को इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर बेटा रख दीजिए यहाँ पर C की वैल्यू C इक्वल टू 0 बेटा यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू k t प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा x इक्वल टू k t एंड k इक्वल टू x अपॉन t। ये जो इक्वेशन मिलेगी आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k इक्वल टू x अपॉन t मिलता है। बेटा ये इसका फॉर्मूला बनकर तैयार होता है करके जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से समझिए। क्लियर बेटा? इसी क्रम में बेटा इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। अगर इसकी बेटा यूनिट फाइंड करते हैं, इसकी यूनिट फाइंड करेंगे, यूनिट के लिए हमको यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला k इक्वल टू x अपॉन t। अब बेटा देखिए x मोल्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर x, तो x बेटा लिया गया यहाँ पर x क्या होता है मोल पर लीटर, यहाँ पर इसकी यूनिट बेटा हो जाएगा आपकी मोल पर लीटर। ठीक है, एंड t क्या बेटा यहाँ पर t है समय, आपका समय को यहाँ पर लिया गया बेटा सेकेंड। ठीक है बेटा, मोल से m और लीटर L और 5 सेकेंड। अब इसका यूनिट बनकर तैयार होती है बेटा मोल लीटर, इसको ऐसे लिखते हैं लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट। ये बेटा जो यूनिट बनकर तैयार होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये कांस्टेंट की यूनिट होती है बेटा। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा अब यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन। अब हमको इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फाइंड करना है, वैसे अर्धायु काल निकालना है इसमें से। ठीक है बेटा, अब देखिए अर्धायु काल कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर। तो बेटा देखिए अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, पहले समझे मीन्स क्या होता है अर्धायु काल का। बेटा अर्धायु काल मीन्स होता है जैसे हमें कोई भी रिएक्शन करानी होती है बेटा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो कितनी मात्रा आधे समय में डिसोसिएट हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब वह समय जिसमें से किसी भी दिए हुए कंपाउंड्स की आधी मात्रा खत्म हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, उस समय को बोलते हैं अर्धायु काल। या कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया है जितने समय में आधी हो जाती है उसको बोलते हैं अर्धायु काल बोलते हैं। तो देखिए बेटा जैसे मान लो इक्वेशन दी गई यहाँ पर अभी आपने देखा था, इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन उसका था, तो कंसंट्रेशन उसका बेटा आधा कितने समय में हो रह जाएगा, आधा कितने समय में विघटित हो जाएगी, या कह सकते हैं आधा कितने समय डिसोसिएट हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, ये बेटा होता है। तो आधा कितने समय में डिकम्पोज हो जाएगी। अब देखिए बेटा इसी फॉर्मूले से करेंगे हम k इक्वल टू x अपॉन t बेटा लेते हैं हम यहाँ पर k इक्वल टू x अपॉन t से। बेटा यहाँ पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी x है बेटा x, तो x प्लेस रखना पड़ेगा हमको a/2 एंड t और t की प्लेस रखना पड़ेगा हमको t हाफ, t 1/2 ये पुट करना पड़ेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें से बेटा पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू यहाँ पर x है, x की वैल्यू a/2 है, तो a/2 ये बेटा रखा हुआ है, और t की वैल्यू कितनी है t हाफ है, इनटू यहाँ पर हम कर सकते हैं बेटा t हाफ। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करें हम इस t हाफ को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा t हाफ इक्वल टू a/2 इंटू k। ये हमको एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है k t हाफ इक्वल टू a/2k। अब देखिए बेटा a/2k मिलता है इसमें से, तो यहाँ पर देखिए एक चीज, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो बचेगा क्या बेटा, फिर यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं इसको t हाफ प्रोपोर्शनल टू a, t हाफ प्रोपोर्शनल टू a। यहाँ पर बेटा ये मिलता है फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए t हाफ प्रोपोर्शनल टू a। इस तरह बेटा हम इसकी अर्धायु फाइंड कर सकते हैं, हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, किसकी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।